9.5.2 Covering letter. When applying for a job, the biodata should be accompanied with an appropriate covering letter. You must be thinking how to write a covering letter. In this section, let us learn about different aspects of writing a covering letter. Covering letter कैसे लिखते हैं वो? The opening. This is where you tell the employees who you are. इसमें आप ये बताएंगे कि आप कौन हैं. Why are you employers who you are? Why are you writing? आप ये क्यों लिख रहे हैं and how you came to know about the vacancy and आपको ये vacancy के बारे में कैसे पता चला? The who are you part is a brief introduction of yourself. Who are you में आपको introduction briefly देंगे. Just mention the basic facts about you. In the why you are writing part you mention which position are you applying for. Why you are writing के अंदर जिस position के लिए आप apply कर रहे हो वो position लिखेंगे. Then be sure to mention how you heard about the organization or the job. ये ज़रूरी है लिखना कि आपको ये organization के बारे में कैसे पता चला, आप इसको कैसे जानते हैं. You might write this is with reference to advertisement in Hindustan Times dated 29 January 2014 regarding the vacancy of a trainee in your sales department. ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर उनका देखा है कॉलम, वैकेंसी कॉलम की उन्होंने दिया है एडवर्टाइज की या हमारे ऑफिस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, उसको उन्होंने पब्लिश करवाया है हिंदुस्तान टाइम्स में. ठीक है, आपने अगर उसमें पढ़ा है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे कि दिस इज विद रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स. जहाँ जिस न्यूज़पेपर में देखा वो है हिंदुस्तान टाइम्स. जो डेट थी वो थी 29 जनवरी 2014. किसके रिगार्डिंग था वो जो आर्टिकल था या कॉलम था वो regarding the vacancy of a trainee in your sales department. फिर suitability of your candidature. The objective of this part of the letter is to mention the reason why the employer should see you a visible candidate. ये पार्ट के अंदर आप ये लिखेंगे कि एम्प्लॉयर आपको क्यों विजिबल समझे, वो पोस्ट के लिए कि मतलब एम्प्लॉयर आपको क्यों सही समझे कि हाँ ये सही बंदा है, ये सही बंदी किसको ये पोस्ट देना चाहिए. तो वो ऐसा क्या है आपके अंदर वो जानना चाहेगा एम्प्लॉयर. It is best to start with a statement that provides an overview of qualifications and emphasizing that they match their requirements. ये उनको पता चलाने के लिए आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में ब्रीफली उनको सब बताएंगे कि आपने क्या अचीवमेंट्स, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं. और टिपिकल सेंटेंस में भी आपको एग्जैक्ट सेंटेंस अगर जानना है तो ऐसा होगा कि एज अ ट्रेन ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट वन ऑफर द फॉलोइंग स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट. About the organization. In this section of the letter, you may tell something positive of the organization and mention why you would like to be a part of them by working there. About the organization section में आप ये लिखेंगे, मतलब उनको मस्का लगाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना है, मतलब इन शॉर्ट बटनिंग करना है, मस्का लगाना है. You might mention the reputation of the organization, past records, sales records, past records, sales records, size, corporate culture, management, or anything that they take pride in. Prospective employers like to know that you have chosen them for a reason and they are not just one of 100 of the companies you are applying to. वो ये चाहेंगे कि आप वैसे नहीं हो कि बहुत सारी कंपनीज में आपने अप्लाई किया और जहाँ पे लगे आप खुश हो जाओगे. आपको सिर्फ यही कंपनी में जाना है, ऐसा आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए और वैसा आपका प्रोस्पेक्टिव समझना चाहिए. भले आपने 100 कंपनी में अप्लाई करा हो पर उनको ऐसा पता नहीं लगना चाहिए. रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्शन. दिस इज द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर. ये जो पैराग्राफ होगा वो कवरिंग लेटर का लास्ट पैराग्राफ होगा. The closing paragraph is about thanking the employer for spending time to read your letter for considering you as a candidate for job. इस लेटर में आप जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी लेटर पढ़ रहा होगा उनको आप थैंक यू लिखेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाल कर मेरा ये लेटर पढ़ा और मेरे को एज ए कैंडिडेट सोचा कि हाँ ये माइट भी कैंडिडेट बन सकता है फॉर अ जॉब, उसके लिए थैंक यू. It is an important thing to end the letter in a courteous way by taking the initiative to follow. Finally, check your letter for typographic misspellings and grammatical errors. सब लिखने के बाद आप वापस उसको चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स
ग्रामर मिस्टेक्स वो सब, या स्पेलिंग गलत लिख दिया हो या कुछ भी हो, तो वो सब चेक करोगे। जैसे कि हम एग्जाम पेपर लिखने के बाद कैसे चेक करते थे, जो कि मैंने कभी नहीं किया, पर यहाँ पे करना। Now you are ready for complimentary close. Do not forget to put your signature at the end of the letter. लेटर लिखने के बाद अपना साइन करना, अपना सिग्नेचर करना मत भूलना। मस्त साइन करना, ऑटोग्राफ दे रहे हो ना वैसे करना। 9.5.3 Some do's and don'ts when applying for a job. अब some do's and don'ts मतलब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब ऐसी कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए वो। So you have just seen that applying for a job means all about having your biodata and covering letter as the best skills documents about you. The following list of do's and don'ts will help you prepare your application in a better way. यहाँ पे ये लाइन ऐसा कहा है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें यही आपने पढ़ा कि जो आपका बायोडाटा होगा और जो आपका कवरिंग लेटर होगा वही एक बेस्ट सेल्स डॉक्यूमेंट होगा। मतलब वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बेच सकता है सामने वाले को, तो बेस्ट सेल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो भी जहाँ पे भी आपको रेफरेंस मिला हो या जहाँ पे भी आपने एडवर्टाइज पढ़ी हो उसको उसमें अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो अच्छे से पढ़ना, उसको फॉलो करना। इफ इट सेज सेंड 3 photographs और 3 copies of resume, do send as asked। अगर उसमें लिखा है कि आपके 3 फोटोग्राफ्स चाहिए और 3 आपके रिज्यूम की कॉपी चाहिए तो 3 भेजो, ना ज़्यादा ना कम। The employer may have his own reasons to ask you to do that। एम्प्लॉयर के पास खुद कोई रीज़न होंगे ना, वो मतलब एक डिपार्टमेंट उसको रेकमेंड करना होगा, दूसरे में तीसरे में से उसको ज़रूरत पड़ रही होगी इसलिए उसने मांगा ना, उसको ऐसे फालतू में नहीं चाहिए होगा इसलिए दे देने का बिना दिमाग लगाए जो वो बोला है वो कर देना। Make sure application is sent and received on time। एडवर्टाइज के अंदर ये भी लिखा होगा कि ये टाइम के अंदर अंदर ही आपको भेजना है, तो वो टाइम बराबर से फॉलो करना चाहिए। Many companies do not even acknowledge late applications as they reflect on the poor time management skills of the applications। ऐसे भी कंपनीज होती है, जनरली सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जो टाइम होता है उसके अंदर अंदर आपने अपना एप्लीकेशन नहीं दिया, आपने अप्लाई नहीं किया, उसके बाद किया तो कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। उससे आपको पता चल जाएगा आप कितने पंक्चुअल हो, आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हो, तो उससे पता चल जाएगा ना कि आप बिल्कुल पंक्चुअल नहीं, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो। आपको देखेंगे ही कि आपका एप्लीकेशन इग्नोर कर देंगे ना, नहीं देखेंगे, वेस्ट गार्बेज। डू इंक्लूड, बोलते थे ना वेस्ट का, मेरे को नहीं याद आ रहा, अच्छा बोलते ट्रैश। डू इंक्लूड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन वन एप्लीकेशन। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हो वो सारा एक एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करना। मेक श्योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर एंड टाइड अप प्रॉपर्ली विद योर कवरिंग लेटर ऑन टॉप। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑर्डर में होने चाहिए, जो ऑर्डर उन्होंने बताया हो या फिर जो ऑर्डर जनरल ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में होने चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ टाइड हो, मतलब टाइड अप हो, छोटे छोटे ना हो। ठीक है, जो जैसे पूरे सारे नीचे नहीं गिरने चाहिए, साथ में होने चाहिए, ऐसे पलटा पलटा के वो देख सके। और जो आपका कवरिंग लेटर है वो सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर होना चाहिए। डोंट यूज द सेम कवरिंग लेटर एवरी टाइम यू अप्लाई फॉर अ जॉब। एक ही कवरिंग लेटर हर बार मत यूज किया करो जॉब अप्लाई करने के लिए। राइट अ फ्रेश कवरिंग लेटर एवरी टाइम यू अप्लाई बाय मेकिंग चेंजेस appropriate for the vacancy you are applying for। Do not customize it। अब क्या बोलते हैं, हर एक अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कवरिंग लेटर बनाओ। जैसे जैसे चेंजेस आए हो आपके अंदर या फिर जैसे चेंजेस आपको करने हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के लिए बनाया कि आपको उस कंपनी में क्यों जाए, सेम रीज़न शायद दूसरी कंपनी के लिए नहीं हो सकता ना, तो आप चेंज करो। डोंट अज्यूम दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। ये आप अज्यूम मत करो कि आपका एप्लीकेशन रिसीव हो ही चुका होगा, ये कभी मत सोचना। Confirm from the employer or the placement agency if they have received your application। ये कंफर्मेशन आपको किससे पास से लेनी चाहिए, किसके पास से लेना है, एम्प्लॉयर के पास से या तो प्लेसमेंट एजेंसी के पास से लेना है कि मेरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। एप्लीकेशंस में भी मिसप्लेस्ड इन पोस्ट, इवन ईमेल शुड बी कंफर्म्ड। एप्लीकेशंस जो होते हैं कुछ जो आपका फिजिकल एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस होते हैं वो शायद मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, शायद खो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर आपने ईमेल थ्रू किया हो तो ईमेल पे भी कंफर्मेशन आएगा। डोंट इंक्लूड रिटन
रिटर्न लिख के मत दो, अगर बोला है तो ही दो, बाकी नहीं। Try to get all the facts before applying for a job and tailor your application accordingly. जितने भी फैक्ट्स आप जो लिख रहे हो वो सही होने चाहिए, कि आप जो लिख रहे हो वो सही है, और जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स आपको लगे कि इंक्लूड करना चाहिए वो भी उसके बारे में भी रिसर्च कर लिया करो। If your application is not considered, then do find out the reason. अगर आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, या तो फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो उसका रीज़न फाइंड करने की ज़रूर कोशिश करो। लर्न फ्रॉम इट, वो आपकी गलती से सीखो कि क्यों मेरे को नहीं चुना, क्यों मेरे को रिजेक्ट कर दिया। Knowing your weakness will help you to improve while applying second time. आपका वीकनेस पता लगने के बाद आप उसको सुधारोगे और वो आपको दूसरी बार जब अप्लाई करोगे या कहीं और अप्लाई करोगे तो वो इस चीज़ में हेल्प करेगा। Employment test. The selection test for employment usually held in the form of written test, physical fitness and interview. अब जो भी सिलेक्शन टेस्ट होता है ना किसी कंपनी के अंदर, तो वो होता है एक रिटन टेस्ट, मतलब लिख के देने वाला, एक फिजिकल टेस्ट कि आप कितने फिट हो इस जॉब के लिए, और मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिट हो, और दूसरा एक इंटरव्यू। तीसरा अब 9.6.1 रिटन टेस्ट. Most of the organization, particularly in government sector, conduct written test for the selection of candidates. These may be conducted to test the subject knowledge or general aptitude of the candidates. जनरली जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना उसके अंदर रिटन टेस्ट लिया जाता ही है कैंडिडेट्स चुनने के लिए। ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उससे पता चले कि एम्प्लॉय मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं उसके पास कितनी जनरल नॉलेज, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका क्या बोलते हैं कि वो कितना स्मार्ट है। डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फॉर द रिटन टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट के अंदर। To test the general aptitude questions are asked from current affairs, general science, reasoning, arithmetic languages, etc. अब ये जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के अंदर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस एरियाज में से क्वेश्चन आते हैं वो होता है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड लैंग्वेजेस etc. The job seeker must prepare seriously and make thorough practice for the written test. जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब सीकर उसको ये सारी चीज़ों की थरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तो कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट भी होता है ना, तो उसके अंदर ये सब पूछते हैं, और फिर वही चीज़ें को जॉब अप्लाई करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। बहुत बोरिंग है ये चीज़ें। जिसको इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट है, मतलब उनके लिए नहीं, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि मैंने एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करा था और फिर जब एग्ज़ाम थी ना मैंने वो बोला नहीं बताऊँगी, वो चीज़ मैंने नहीं बताई। अब नेक्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ जॉब्स लाइक डिफेंस, पुलिस, फॉरेस्ट सर्विसेज, फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट इज एसेंशियल। ऐसी सर्विसेज या ऐसे जॉब्स जिसमें अगर आपको डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो उसके लिए आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा कि हाइट, वेट वो सब चेक किया जाएगा, उसका भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। So they conduct physical fitness test for selection of right candidate. In almost all cases, medical test is conducted by giving offer for appointment. जब अपॉइंटमेंट के ऑफर देते हैं तभी उनका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, आई मीन मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि अगर कहीं भागने का हुआ तो वो उनको क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं ब्रीथ करने में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ ना हो, अस्थमा का प्रॉब्लम ना हो, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, तो मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। This test is arranged to know whether the candidate is suffering from any serious disease that might affect the normal functioning of his job. Interview. To judge the communication skill, presentation skill, subject command, leadership quality, personality, etc., the employer is usually arranged for interview. इंटरव्यू जनरली किसके थ्रू होता है कि इंटरव्यू के थ्रू जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता चलता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में पता चलता है, आपके जो सब्जेक्ट उसके ऊपर आपका कितना कमांड है वो पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो उनका मतलब आपका हिंदी लैंग्वेज में कितना
क्वालिटी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत चुलबुले मतलब बच्चों जैसी है या फिर मैच्योर इंसान जैसी है, वो सब। This may be done in the form of group discussion and personal interview। ये चीज़ें GD या PI के थ्रू, GD एंड PI लैंग्वेज है, मतलब इसकी ही लैंग्वेज है। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों के थ्रू होता है। For group discussion, small groups are formed to discuss on any specific topic। ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं और एक टॉपिक दे देते हैं जिसके ऊपर उनको डिस्कशन करना होता है। During the discussion, the employer judges the communication and leadership qualities of the candidate। डिस्कशन के दौरान जो एम्प्लॉयर होता है वो जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, उनकी डिबेटिंग स्किल्स देखते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में जानते हैं कि क्या ये सोचता है बंदा, इसकी थिंकिंग क्या है। The employer can observe the candidate's performance sitting in the discussion room through a closed circuit television। ये मतलब CCTV होता है ना, वही closed circuit television। This process can also be carried out in teleconferencing mode in which the employee can observe the process sitting at distant places, even sitting in a foreign country। टेलीकम्युनिकेशन मतलब सेम ना, मतलब ये जो हुआ वही, अगर कोई फॉरेन में है, अगर एम्प्लॉयर उसको जानना है कि यहाँ क्या कर रहे हैं तो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन ये चीज़ हो सकती है। In personal interview, the prospective employer and employee interact with each other by using different mode। जब पर्सनल इंटरव्यू PI होता है तब जो एम्प्लॉयर होता है, जो जॉब सीकर होता है, वो अलग अलग मोड में डिस्कशन करते हैं। Here the prospective employer tries to evaluate the candidate from different angles। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो देखता है, मतलब अलग अलग एंगल से जॉब सीकर को जो कैंडिडेट आया होता है उसको परखने की कोशिश करता है, जैसे कि उसकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट कमांड, जजमेंट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, पोलाइटनेस, promptness, etc। The personal interview can be held in the form of a personal interview के forms: telephonic interview, interview through teleconference, chatting through internet, face-to-face interaction। Generally face-to-face interaction ही होता है। Face-to-face interview is the most common form of personal interview in which the candidate is asked to interact with the interview board। The interview board is headed by a chairperson। जो interview board होता है उसके अंदर chairperson मतलब मौजूद होता है and comprises of senior officers from the same organization outside experts। और जो organization है उसके जो senior officers होते हैं, जो seniors होते हैं वो board के अंदर होते हैं और दूसरे जो experts होते हैं वो लोग। The other forms of personal interview like telephonic interview, interview through teleconferencing and chatting through internet are common in corporate sector। ये चीजें सब corporate sector में common होती है सारी। Okay, इसको कर लो highlight। It can be asked in exam। अब इसके आगे क्या है वो देख लेते हैं। Personal interview. The main purpose of holding personal interview is to assess the suitability of the candidate for a particular post। So it is very important for you to prepare for the interview physically, mentally and psychologically। जो पर्सनल इंटरव्यू रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि उस जो कैंडिडेट है, जो जॉब सीकर है, उसको एम्प्लॉयर अच्छे से परख सके वो इंसान एक्चुअल में रियलिटी में कैसा है। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाए, अपना पेशेंस लूज ना करें। मेन चीज़ वही है कि अपना पेशेंस लूज कुछ भी कर सकता है। किसी ने बाजार मूवी देखी हो तो उसमें याद होगा कि जब वो होता है, उसका हीरो का नाम भूल गई, उसको इंटरव्यू देना होता है वो कंपनी में जॉब पाने के लिए, तब वो सामने और उसको ऐसा बोलता है कि कॉफ़ी बेच कर बताओ, और कॉफ़ी के अंदर वो थूक के देता है कि ये रूम के अंदर ये थूक वाली कॉफ़ी बेच कर बता, तो वो खुद पी जाता है और सामने 100 रुपये
दे देता है। तो ये उसने पेशेंस लूज नहीं किया, लेकिन उसने सोल्यूशन ढूंढा है कि उन्होंने जो इम्पॉसिबल काम थे उसको कैसे पॉसिबल कर सकते। बहुत अच्छी मूवी, मेरे को बहुत पसंद है। अगर आपको शेयर मार्केट्स एंड उसमें इंटरेस्ट हो, यू कैन वॉच। In this section, you shall learn about the different aspects of personal interview that would help you to face the interview board comfortably and confidently. Let us discuss those points by classifying the entire procedure into 3 different stages. ये सारा प्रोसीजर जो है उसको हम 3 डिफरेंट स्टेज में पढ़ेंगे। तो पहला preparing for the interview, on the day of the interview and during the interview. Preparing for the interview. At this stage, you are advised to do the following. ये स्टेज पे आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। मतलब हम एडवाइस दे रहे हैं, गिविंग सजेशन। आई मीन दिस बुक इज गिविंग एडवाइसेस एंड सजेशंस जो आपके लिए हेल्पफुल है। कीप योरसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड और करंट अफेयर्स, अपने आप को जो करंट अफेयर्स उसके बारे में मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, अपने आप में पता लगा कर रखो, इन्फॉर्म्ड रहो कि करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या है। Important current national and international problems and issues and topics of general interest, regular reading of newspapers and listening to radio and watching the discussions from televisions. करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो क्या चल रहे हैं, जो जनरली लोगों को अफेक्ट कर सकती है। आप इसका मतलब ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च करो पढ़ कर, जनरली जो मीडियम्स होते हैं जहाँ से हम पता लगा सकते हैं क्या चल रहा है, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, तो वो रेगुलरली सुनो, पढ़ो, देखो, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता लगता रहेगा। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ्रॉम पॉइंट 0 to पॉइंट 100 तक का सब इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। इट्स मेन एक्टिविटी बैकग्राउंड, उसकी मेन एक्टिविटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपेंशन, टेकओवर प्लान्स, सब। All this information can be obtained from the annual report of the organization or from its website. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से पता लग सकते हैं, या तो फिर उसकी जो वेबसाइट होगी वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। नो द जॉब प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसकी प्रोफाइल, मतलब उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जान लो अच्छे से। रिफ्रेश योर एरिया फॉर स्पेशलाइजेशन, आपके जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन है उसको रिफ्रेश करो, उसका रिविजन करो, क्या क्या नए अपडेट्स आए वो सब जान लो। A revision of your own subjective studies is desirable. List out your strength and weakness. अब अपनी strength जो है वो list out करो, जो अपनी weakness है वो भी list out कर दो। Visit the site of interview if possible. अगर possible है तो जिस जगह पर अपनी interview होने वाला है वहाँ पे visit करो। Prior visit will help to ensure punctuality on the day of interview and also reduce nervousness. अगर आपको विजिट करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपके घर से वो जगह कितनी दूर है, तो आप पंक्चुअल रह सकते हो, टाइम पर वहाँ पे पहुँच सकते हो। और एक बार वो जगह पे पहुँचने के बाद, एक बार इंटरव्यू के पहले वो जगह देखने से आपकी नर्वसनेस भी कम हो जाएगी, थोड़ी, या पूरी भी हो सकती है, राइट भी। Put all your documents and certificates including the call letter for the interview in a folder. आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एप्लीकेशन है, आपके जो सर्टिफिकेट्स है, आपका जो कॉल लेटर है, वो सब एक फोल्डर में अच्छे से रख कर जाओ। On the day of the interview, have a good sleep in the previous night and wake up early in the morning. जिस दिन इंटरव्यू होने वाला होता है उस दिन उसके एक दिन पहले रात को जल्दी सो जाओ, अच्छी नींद लो और सुबह जल्दी उठो। डू योर डेली कोर्स, जो भी आपका रोज का रूटीन का काम होता है, जो आपका सब चीज़ें होती है, ब्रश करना, नहाना, और मैं कुछ समझ जाओ, मैं नहीं बोल रही, कोर्स का खत्म कर दो। Ensure that your appearance is neat and tidy. ये ज़रूर ध्यान रखो कि आप जो पहनकर जा रहे हो, आपका जो अपीयरेंस है, जो जैसा दिखने वाला हो, बहुत नीट और टाइडी होना चाहिए। यूज़ वेल प्रेस्ड क्लोथ्स, वेल पॉलिश्ड फुटवेयर्स, जो आपके कपड़े हो वो इस्त्री आयरन होने चाहिए, इस्त्री अच्छे से हो जानी चाहिए, और जो आपके फुटवेयर है वो अच्छे से पॉलिश्ड होने चाहिए, कुछ भी गंद नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। कैरी
डॉक्यूमेंट फोल्डर है जो आपने पहले, मैं ये अज्यूम करके चल रही, जो आपने पहले प्रिपेयर कर लिया होगा या करोगे फ्यूचर में, ऐसा करो तो अज्यूम कर लिया होगा, वो आप लेकर अपना जो इंटरव्यू सेट है, जो पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर टाइम से पहुँच जाओ। आफ्टर रीचिंग द साइट, गो टू द वॉशरूम। उस जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है तब आप वॉशरूम में जाओ, अपने बाल सही करो, फिर आप वॉच योर अपीयरेंस, मतलब आप कैसे दिख रहे हो, सही दिख रहा हूँ, शर्ट कहीं से निकल जाए, अगर आपने इन किया निकल गया तो उसको अच्छे से कर लो, तो कॉलर सही कर लो, टाई सही कर लो, जो भी आपने पहना हो, उसके बाद आप जाओ। देन वेट इन द इंटरव्यू प्लेस फॉर अ टाइम। फिर आप शांति से वेटिंग रूम में बैठो या जहाँ पर बैठने को बोले वहाँ पर बैठो और वेट करो कि आपका टर्न कब आता है। ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम यू कैन इवन आस्क फॉर द लिटरेचर ऑफ द कंपनी एंड रीड इट। वेटिंग टाइम जब आप वेट कर रहे होते हो तब आप जो कंपनी का लिटरेचर होता है या फिर मैगजीन होती है कंपनी की खुद की, वो पढ़ने के लिए मांग सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि उसको क्यों नहीं किया, वो बहुत बड़े बड़े थे तो बहुत हाईलाइट हो जाते, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। During the interview, take care of the following points in the interview chamber. अब हमने सबसे पहले हम देखा before the interview, उसके बाद बोला on the day of the interview। अब पढ़ेंगे जब इंटरव्यू चल रहा होता है तब क्या करना है। Entry to the interview room is most important. Obviously, interview room के अंदर entry लेना तो बहुत जरूरी है, बहुत नहीं है, ignore. Knock, greet and close the door while facing the interviewers as gently as possible. Knock करके अंदर जाओ, उनको greet करो, मतलब जेंटली स्माइल करो या फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करो, गुड नून आई थिंक सो, तो करो और फिर दरवाज़ा बंद करो और आपका फेस एकदम जेंटल रखो, एकदम शांत रखो कि कोई नर्वसनेस आपके चेहरे पर ना आ जाए। वॉक इन कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चलो। डू नॉट सिट टिल यू आर आस्क्ड, तब तक मत बैठो जब तक आपको बैठने को ना बोला जाए। अगर आप बैठ गए तो सत्यानाश। If the interviewer gives a hand, give him warm, confident and firm handshake. अगर जो इंटरव्यूअर है, अगर आपको हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आप उनकी तरफ वार्मली बढ़ो और अच्छे से हाथ मिलाओ, वार्म वाला, क्या पसंद नहीं होना चाहिए, वो बहुत गंदा लगेगा। Remember, first impression is very important. जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जनरली सबको पता होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन योर एंट्री यू आर बीइंग ऑब्जर्व फॉर गैट कॉन्फिडेंस एंड मैनर्स। जब से आपका मतलब आप नॉक करते हो ना, तब से आपका इंटरव्यू शुरू हो ही जाता है, तब तक मतलब जब फेशियल पूछेंगे तब शुरू नहीं होता। जैसे ही आप नॉक करते हो तब से शुरू होती है, वो तब से ये बोल पता उनको चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने मैनर्ड हो। तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट इज ऑब्जर्व केयरफुली। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व की जाएगी। Sit properly and bend forward slightly to show an attitude of interest and attention. अच्छे से बैठो और थोड़ा आगे से बेंड रहो थोड़ा सा, जिससे ऐसा लगे कि आप जो बातें हो रही है उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो और आपको अटेंशन चाहिए। ओके, डू नॉट फिडल विद एनीथिंग, पेन, पेपर, स्पेक्टिकल्स, अदर आइटम्स ऑन टेबल लाइक पेपर एक्सेट्रा। कभी भी अगर आप बैठे हो तो किसी चीज़ के साथ खेला मत करो, जैसे कि इसको मैं ऐसे करती रहती हूँ या फिर इधर कुछ स्टिकर लगा था ना पहले, तो मैं उसको ऐसे करके आवाज़ करती रहती थी। तो पेपर वेट हुआ, पेन हुआ, पेपर हुआ, आपके चश्मे हुए हैं तो उसके साथ खेला मत करो, उसको मतलब जैसे हम ऐसा रहने दो, उसको ऐसे मत करो। मेरे को ऐसी आदत है, मैं ऐसा करती रहती हूँ, पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। Fidgeting, twitching, scratching, etc. show lack of confidence and concentration. अगर आपके पास fidgeting मतलब ये इसको fidgeting बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये कर रहे हो या फिर twitching कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर अगर खुजला रहे हो, scratch कर रहे हो, तो ये चीज़ों से ये twitching ये कर रहे हो, मतलब ऐसा कर रहे हो, अगर आप नर्वस हो तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। होती है अपने आप, ये चीज़ होती है लोगों के अंदर, इसलिए कोई जानते नहीं करता। तो ये सब
ट्राई करो, इससे आपका मतलब पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन कम है, इससे ये पता चलता है। While answering the questions, the following points need to be observed. जब आप आंसर देते हो तब ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। Listen, think and then talk. जब तक से पहले पूछे तो उनका जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक बीच में बोलो मत, पूरा क्वेश्चन खत्म होने दो, उसको अच्छे से सुनो, फिर सोचो और उसके बाद रिप्लाई दो। Do not be in hurry to answer. Take your own time. जल्दी मत करो आंसर देने के लिए, आप अपना टाइम ले सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अच्छे से शांति से आंसर दोगे तो। If you have not heard or understood the question, politely ask for a repeat. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुना या फिर सुनाई नहीं दिया या फिर आपको पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को क्या पूछे तो उसको मतलब उनको वापस बोलो, पोलाइटली बोलो कि सर कैन यू प्लीज रिपीट और से सॉरी आई डिडंट हियर दैट और डिडंट हर्ड दैट, बस अच्छे से पोलाइटली पूछो, कहो। डू नॉट अज्यूम थिंग्स एंड गिव रॉन्ग पोजीशन। अगर क्वेश्चन नहीं पता चला तो आप अच्छे से उनको पोलाइटली पूछ लो, लेकिन खुद से खुद चीज़ें अज्यूम मत करो कि हाँ यही होगा और वैसे आंसर मत दो। पूछ लो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, अगर पता नहीं चला पहली बार में तो। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर टेल फ्रेंकली दैट यू डू नॉट नो। अगर आपको उस चीज़ के बारे में आंसर नहीं पता तो फ्रेंकली बिना घबराए बोल दो कि सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन और वॉट एवर जो आपको बोलना हो वो। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक एडमिट इट ग्रेसफुली। अगर आपने बोलते वक्त या कहते वक्त या आपने जो कहा वो गलत निकला कि नहीं ये तो गलत, ऐसा तो है ही नहीं, अगर आपने कोई मिस्टेक निकली उसको एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर दो कि ओके सर सॉरी आई वाज रॉन्ग। बी ब्रीफ एंड क्लियर इन योर रिप्लाई। जो आप रिप्लाई दे रहे हो बहुत क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ मतलब छोटू सा, मतलब छोटे में खत्म करो, लंबे लंबा मत खींचो। नो वन लाइक्स अ टॉकेटिव पर्सन। किसी को भी टॉकेटिव पर्सन नहीं होता, नहीं है पसंद, डिपेंड्स ना क्या करें। मतलब जनरली इंटरव्यू में तो बातें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। डू नॉट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो। बी ऑनेस्ट इन योर रिस्पॉन्स। अपना रिस्पॉन्स, अपना रिप्लाई, अपना आंसर ऑनेस्टली दो, कुछ गलत मत बताओ, जो है वो बता दो। डू नॉट गेट एंग्री एंड लूज योर कंट्रोल इवन इफ द क्वेश्चंस आर इंसल्टिंग और इररिलेवेंट। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंसल्ट कर रहे हैं या इररिलेवेंट है, जो इस टाइम पे या मतलब उस इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जनरली पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कोई बोलता नहीं, पर अगर है तो गुस्सा मत हो, एंग्री मत हो जाओ, अपना अपने आप से कंट्रोल मत खो, क्योंकि शायद वो क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए जनरली इस टाइम पर ना दो चीज़ें होती है कि शायद वो लोग ऐसा टेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं कि आप कितना इसमें रिएक्ट कर दो, कि आप कितनी साइड लेते हो ये चीज़ की, कि आप कितने एक्टिव हो। वो टेस्ट करने के लिए भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ये टेस्ट करने भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप ऐसा अगर कोई चीज़ है आप कितने कंट्रोल रह सकते हो, कितने पेशेंट रह सकते हो, कितना गुस्सा नहीं करते हैं। तो आपको उस टाइम पे जज करना है कि ये कौन से वे में आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम ये चीज़ डायरेक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज आई डिडंट अग्री विद दिस पॉइंट। सो इंटरप्ट, मेंटेन योर आई कांटेक्ट। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके बीच में आप बीच में टाइम मत वो खत्म कर लें, उसके बाद आप बोलो, पर कंटिन्यूसली अपना आई कांटेक्ट बनाए रखो, घबराओ मत, उनकी आंख में आंखें डाल के बातें किया करो। अवॉइड वर्ड्स लाइक आई मीन, ओके एटसेट्रा। ऐसे वर्ड्स आप इग्नोर करो। आई मीन टू से दैट, आई मतलब ये ओके मतलब ठीक है, आई मीन मतलब ये जो बोलते हैं ना, जैसे कि मतलब आई मीन मेरे कहने का मतलब, या फिर ठीक है, ये जो हिंदी के वर्ड्स हैं ना वो इंग्लिश में जो होता है ना उसको अवॉइड करो। डिस्प्ले एंथुसियाज्म, करेज एंड एनर्जी व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। जब आप आंसर देते हो तो एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस, करेज दिखाओ, हिम्मत दिखाओ और अपना एनर्जी दिखाओ आंसर देते वक्त। दिस शोज दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द जॉब। ये चीज़ें ये शो करती है, ये शो केस करती है कि आप इस जॉब के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। आस्क क्वेश्चंस इफ यू आर आस्क्ड टू आस्क। अगर आपको बोला है कि आप सवाल पूछिए तो आप उनका सवाल पूछिए। बी वेल मैनर्ड ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू। पूरे इंटरव्यू के टाइम आप वेल मैनर्ड रहो, अपना मैनर मत खो, घर पे जाके भले खो दो, इंटरव्यू के टाइम नहीं।
Words like thank you, I beg your pardon, yes please and appropriate places reflect your manners. ऐसे वर्ड्स जैसे कि थैंक यू, आई बेग योर पार्डन, मतलब आपने अगर कोई गलती करी, कोई मिस्टेक करे, आपने उनको कुछ बोल दिया तो ये चीज़ बोल लो कि आई बेग योर पार्डन, मतलब मेरे को माफ़ करो। फिर यस प्लीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप राइट टाइम पे यूज़ करते हो तो ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि कितने मैनर्ड हो। बी नेचुरल, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, आप जो हो वो रहो, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू थैंक द इंटरव्यूअर पोलाइटली विद स्माइल, जब इंटरव्यू खत्म होता है तब जो इंटरव्यूअर है उनको थैंक यू कहो और अच्छी स्माइल करो। You are picking up things from the table, getting up and leaving the room is also observed. Do this movements confidently. आप अपनी चीज़ें जो टेबल पे रखी है वो कैसे उठाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे दरवाज़ा खोलते हैं, कैसे दरवाजे के बाहर जाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। मतलब जैसे नॉक करते हो, जैसे ही आपका नाम लिया जाता है तब से लेकर रूम के बाहर निकलते हो तब तक आपका इंटरव्यू चलता ही है। ऐसा नहीं कि बैठे तब से चालू होता नहीं, जब से आपका नाम ले, क्योंकि नाम लेने के बाद कितने देर लगा था आप आने में वो भी नोटिस किया जाता है। तो फिर आपको सुसु आ गया तो नहीं चलेगा, रुक के बैठो। वॉक कॉन्फिडेंटली जाओ। ओपन द डोर व्हाइल फेसिंग द इंटरव्यूअर एंड क्लोज द डोर आफ्टर यू लीव। जब आप ओपन करो और बाहर निकलो, फॉर एग्जाम्पल ये खोला, खोलने के बाद ऐसे करके निकल जाओ बाहर। Do not forget to wish the receptionist or secretary before you leave the premises. गुड आफ्टरनून, नहीं बाय, थैंक यू, जो भी आपको विश करना है वो सेक्रेटरी या फिर रिसेप्शनिस्ट उसको बोले बिना मत जाओ। वो भी शायद इम्प्रेशन पसंद हो गया, वो भी उनको बोल सकते कि सर मेरे को इसने ये बोला था, ये अच्छा बनना है, हो सकता है ना। Analyze the interview to know what went wrong, accept your failure and get ready for the next interview. अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया गया, अगर आपको इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं हुआ, इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो उस चीज़ इंटरव्यू का एनालाइज करो कि आप कहाँ गलत गए और अपनी गलतियों से सीखो और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। Some typical questions asked at the interview. ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस जो जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं। फिर व्हाट डू इंटरव्यूअर्स लुक फॉर इन कैंडिडेट, वो क्या देखना चाहते हैं इंटरव्यू, मतलब जो रिपोर्ट जी इसमें लिखा है, ये वाले कॉलम में है सम टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड एट एन इंटरव्यू। ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस से जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जो जॉब सीकर है, जो कैंडिडेट उसके बारे में क्या जानना चाहता है और सब कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन एंड इंटरव्यूअर, ऐसे रीजंस जो उल्टे सीधे मतलब इन इस क्वेश्चन के उल्टे सीधे आंसर देने की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो व्हाई डू यू कंसीडर योरसेल्फ फॉर दिस जॉब, वो ये पूछते हैं कि आपको इस जॉब, आप अपने आप को इस जॉब के लिए क्यों कंसीडर करते हैं, आप अपने इस जॉब के लिए आप खुद को क्यों सही मानते हैं, वो चीज़ पूछते हैं। फिर टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, ये चीज़ पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, आपकी फैमिली के बारे में बताओ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछते हैं कि आपकी इस चीज़ में मतलब आपकी कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथ और कौन सी चीज़ें, कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन सी सिचुएशन जिसमें आप वीक पड़ सकते हो। Why do you want to join this company, आपको यही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है। Why have you chosen this line or field, अगर आपकी कोई साइंस फील्ड में हो, कॉमर्स फील्ड में हो, व्हाटएवर भी सिविल फील्ड में, तो ये जानेंगे कि आपको इस फील्ड में क्यों जाना है, क्यों आना है, इस लाइन में क्यों आए। What are your goals in life, आपके लाइफ के गोल्स क्या है। What are your hobbies and how do you spend your free time, आपके हॉबीज क्या है, अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सच ही बतानी है, जो आपके दिमाग में, झूठ कुछ में नहीं बोलना। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और इस जॉब के लिए आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है, आप कितनी सैलरी चाहते हो कि मेरे को, मैं इतना स्किल्ड हूँ, अगर मैं कोई पोस्ट में इतना काम करूँगा, इतना डेडिकेटेडली काम करूँगा, इतना एफिशिएंटली काम करूँगी, इतनी सैलरी तो मेरे को रिटर्न में मिलनी ही चाहिए। तो ये चीज़ होगी।
इंटरव्यूअर्स लोग फॉर ए कैंडिडेट, और इंटरव्यूअर कैंडिडेट के अंदर क्या ढूंढते हैं वो उनकी पर्सनालिटी, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इंटेलिजेंस, जो सब्जेक्ट होता है, पोस्ट होती है जिसके बारे में, उसके बारे में कितना नॉलेज है और वो कितने इंटेलिजेंट हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस, उनका कैंडिडेट का एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। ये सब इतना अच्छे से हाईलाइट हो, इसमें क्यों गड़बड़ हो रही है? कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है? 5 अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या अचीव किया है। स्पोर्ट्स में अचीव किया तो स्पोर्ट्स भी बताओ, पहले उसके रिलेटेड यहीं पर आपके अचीवमेंट्स बताओ। पर्सनल क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या कैसे होगी, जैसे कि आपको ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता, जैसे कि मेरे को मैं जल्दी ट्रिगर नहीं होती, तो वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, पोलाइटनेस, प्रॉम्प्टनेस, एटसेट्रा। फिर है सब कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन एट इंटरव्यू, ऐसे रीजंस, ऐसे जनरल रीजंस और कॉमन रीजंस जो जिसकी वजह से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं जनरली। पुअर फिजिकल प्रोटेक्शन, उनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत पुअर, बहुत गंदा होता है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत गंदा होता है, झुके हुए होते हैं या फिर पता नहीं मतलब ऐसे आड़े टेढ़े बैठे होते हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत खराब होता है। लैक ऑफ कर्टसी एंड मैनर्स, उनके अंदर मैनर्स की कमी होती है, इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं। लैक ऑफ सिंसियरिटी, वो किसी भी चीज़ के लिए सिंसियर नहीं होते हैं, उसकी वजह से। डिसऑनेस्टी, वो जो आंसर दे रहे हो शायद झूठ भी हो सकता है, डिसऑनेस्टी की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, अच्छे से बात नहीं कर पाते। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड वैग आंसर्स, ऐसे अगर आप ऐसे आंसर्स देते हो किसी क्वेश्चन के जो ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर वे में नहीं, या फिर कुछ भी बक रहे हो उल्टा सीधा कुछ भी, तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। टेलिंग लाइज, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो। लैक ऑफ नॉलेज इंटेलिजेंस, अगर आपके पास उस चीज़ का, जिस चीज़ की आप अप्लाई करो उस चीज़ का आपके पास नॉलेज ही नहीं है, वो इंटेलिजेंट ही नहीं हो, तो रिजेक्ट कर देंगे ऑब्वियसली। फेयर इनफ। फिर लाउड वॉइस, आप जो बातें करते हो बहुत ज़ोर से करते हो लाउड वॉइस में, तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। अंडर ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो भी रिजेक्ट हो सकते हो। पुअर ग्रूमिंग, अगर आप अच्छे से तैयार